Good afternoon, friends. Myself, Jansari Kishore. Today, I will teach in Standard 11 the main book Hornbill, chapter number 3, Discovery Tut. The saga continue. In last lecture, I have completed page number 22, and in page number 23, I have completed first paragraph. Now, let's go ahead. All afternoon, the usual line of tourists from around the world had descended into the क्रैम्प। तो ऑल आफ्टरनून पूरी दोपहर यानी 6 बजे शाम को ये जो स्कैनिंग होने वाली थी, तो पूरी जो दोपहर थी उसमें पूरे वर्ल्ड से पूरे वर्ल्ड से जो लोग ये सब्जेक्ट पर स्टडी करते हैं या उसमें इंटरेस्ट है, तो सब लोग ये जगह पर आकर इकट्ठा हो गए थे। रॉक कट टॉम some 26 feet underground to pay their respects। तो रॉक कट उसकी जो टॉम थी वो 26 फीट अंडरग्राउंड थी। उसको निकालने के लिए जो रॉक थे उसको कट किया गया, और कट करने के बाद उसकी जो टॉम थी, उसकी कब्र थी, वो पूरा कॉफिन के साथ उसको बाहर निकाला गया। They gazed at the murals on the walls of the burial chamber and peered at Turt's glided face। तो they gazed, वो लोग देखना चाहते थे इसका चेहरा, देखिए उसका ग्लाइडेड, उसका चमकीला जो चेहरा था वो देखने के लिए सब लोग वहाँ पर पियर यानी ध्यान से देखना, छुप छुप कर देखना, उसके चैम्बर को देखना जहाँ पर उसको दफनाया गया था। तो वो उसके चैम्बर पर सब लोग क्या करने, पियर करने लगे। पियर करने को होता है देखना। ठीक है। द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ हिज मम्मी सेप्ड आउटर कॉफिन लिड। द मोस्ट स्ट्राइकन फीचर्स, उसका जो बाहर का जो कॉफिन का बाहर का आउटर जो कॉफिन लीड था वो बहुत ही अच्छी तरह से अच्छे फीचर्स में बनाया हुआ था। सम विजिटर्स रीड फ्रॉम गाइड बुक्स इन अ विस्पर। कुछ लोगों ने यानी उस पर जो लिखा था, किसी ने क्या किया, जैसे आज कौन सी राइटिंग में था, वो लोग जो लोग रिसर्च करते हैं या जो लोग इंटरेस्ट धराते हैं वो लोग जानते हैं और वो रीड करना भी चाहते हैं, या फिर अगर नहीं रीड करना तो उसकी गाइड बुक होती है उसमें से देखकर वो रीड कर सकते हैं। तो उन्होंने वहाँ पर देखा और कुछ लोग बोले, तो यानी जो लिखा था वो पढ़ा किसी ने। अदर्स स्टूड साइलेंट, दूसरे लोग थे जिसको ये सब नहीं आता था, वो साइलेंटली क्या हुए, खड़े रहे। परहैप्स पॉन्डरिंग टॉट्स अनटाइमली डेथ इन हिज लेट टीन। तो वो लोग सोच रहे थे कि ये जो टॉट है वो अनटाइमली डेथ, उसकी रियल में डेथ की कोई एज नहीं थी, उसको मरने की कोई उम्र नहीं थी, लेकिन फिर भी वो अनटाइमली डेथ हो गया है। लेट टीन्स यानी उसकी टीनेजर का जो एंड था, यानी इन शॉर्ट समझ लो 17-18 साल के आसपास की एज में। उसकी जो टीनेजर एज थी उसके लास्ट स्टेज पर उसकी डेथ हो गई। और वंडरिंग विथ अ सीवर इफ द फेरो कर्स। और सब लोग वो भी डर रहे थे शायद ये फेरो का कर्स नहीं लगे। फेरो यानी जो किंग जिसको कब्र से बाहर निकाला था उसका कर्स, क्योंकि ये लोग उनकी जो टॉम है, जो मैंने बोला कि 3300 ईयर्स एगो जहाँ पर उसको दफनाया गया था, जहाँ पर उसकी टॉम बनाकर वहाँ पर एक पिरामिड बनाया गया था, उसको वहाँ ज़मीन में से जो 26 फीट अंडरग्राउंड थी वहाँ से उसकी बॉडी को क्या करते, कॉफिन के साथ बाहर निकालते हैं। तो ये कोई कर्स हमें कोई श्राप नहीं दे दे, ये भी सबको डर था, और वो सब लोग क्या कर रहे थे, काँप रहे थे। डेथ और मिसफॉर्च्यून फॉलिंग अपॉन दोज who disturb him was really true।
तो उसकी डेथ हुई या कोई मिसफॉर्चून का मीन्स कि उनकी डेथ का टाइम नहीं था फिर भी वो मर गया, तो उसको मिसफॉर्चून कहते हैं। ओके, जैसे किसी ने उसको मार दिया, किसी ने मर्डर कर दिया, तो मर्डर कर दिया यानी उसका मीनिंग ये होता है कि उसकी मरने की एज नहीं थी, उसको मरने का टाइम नहीं था, फिर भी फोर्सफुली क्या किसी ने उसको क्या किया, मार दिया, तो उसको बोलते हैं मिसफॉर्चून। फॉलिंग अपॉन दोज, ये उसके ऊपर पड़ा था, वो डिस्टर्ब्ड हिम, जो उन्होंने क्या किया था, उनको डिस्टर्ब किया था। ओके, उसकी उसकी बॉडी को क्या किया था, डिस्टर्ब किया था। वो रियली ट्रू, ये सही में सच था। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो बात है कि ये पैराग्राफ में पढ़ा कि तट की जो बॉडी थी वो 26 फीट अंडरग्राउंड में थी, वहाँ से उसको एकदम रिस्पेक्टिवली उसको वहाँ से बाहर निकाला गया, उसके चैम्बर में से बाहर निकालने के लिए उसको जो एक स्टोन था जो बीच में था उसको कट करना पड़ा। उसकी ग्लाइडेड जो बॉडी था, उसके जो टॉम था, उसकी जो कॉफिन था, उसको कॉफिन के सहित उसको बाहर निकाला गया। उसके लिए लिफ्ट का भी यूज़ किया, हाइड्रोलिक लिफ्ट का यूज़ किया, और ये कह के उसको क्या किया, बाहर निकाला। और सब लोग उसके डेथ को देखकर यानी उसकी चेहरा देखने के लिए सब लोग क्या कर रहे थे, देखने का ट्राई कर रहे थे कि उसके बॉडी जब ये टॉम के साथ बाहर कॉफिन के साथ बाहर निकाली, तो कुछ लोग जिसके पास गाइड बुक थी उसमें से उस पर क्या लिखा था वो पढ़ा, कुछ लोग साइलेंट खड़े थे, और सब लोग लास्ट में ये टर्ट जो अनटाइमली डेथ हुआ था, जो लेट टीन की एज में था, तो वो लोग वंडर थे। और दूसरा ये भी लग रहा था कि भाई ये कोई फेरो का कर्स है, ओके, जिसकी वजह से उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो सब लोग अभी वहाँ पर खड़े थे, वहाँ पर कोई अनहोनी नहीं हो जाए, तो ये इसके भी लोग क्या होते, काँप रहे थे। ओके, और ये जो मरा था तो वो डेथ हुआ थी या मिसफॉर्चून था, वो भी कोई जानता नहीं था। द मम्मी इज़ इन वेरी बैड कंडीशन, ये जो मम्मी थी जब उसको बाहर निकाला गया यानी टॉम के साथ, तो बहुत ही बैड कंडीशन में, बिकॉज ऑफ व्हाट कार्टर डिड इन 1920s। ये जो कार्टर था वो 1920 से उसकी रिसर्च कर रहा था। ओके, तभी उसको मिला नहीं था, लेकिन उसकी बॉडी, उसका जो टॉम उसको मिली 1922, यानी 2 साल पहले। वो उसने जिस तरह से यानी फाइंड आउट करने का जो उसका ट्राई कर रहा था, वो ट्राई की वजह से उसकी बॉडी को नहीं लेकिन उसके जो कॉफिन था, जो आउटर कॉफिन, तो वो क्या हो गया था, बहुत ही बैड कंडीशन हो गया था। सेड जाही हवास, ये जाही हवास ने कहा था। वो कौन था, तो सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट, सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटी। तो ये जो इजिप्ट में जो ये सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटी था, उसका वो जनरल सेक्रेटरी था। एज ही लीन ओवर द बॉडी फॉर अ लॉन्ग फर्स्ट लुक, उसने झुककर बॉडी को देखने का ट्राई किया। ओके, कार्टर या हॉवर्ड कार्टर, दैट इज वॉज द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट who in 1922 डिस्कवर टट्स टॉम। ये जो कार्टर या दूसरा बोल सकते हॉवर्ड कार्टर, जो उसका फुल नेम है, वो ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट था। उसने 1922 को ये टर्की टॉम को क्या किया था, डिस्कवर किया था, फाइंड आउट किया था। आफ्टर ईयर्स ऑफ फ्यूटाइल सर्चिंग, उसने बहुत सालों तक उसके लिए हार्डवर्क किया था, यानी ये बॉडी को फाइंड आउट करने के लिए उसने बहुत ही हार्डवर्क किया था। और तब जाकर 1922 को उसकी टॉम उसको मिली। इट्स कंटेंट्स दो हेस्टिली ransacked in antiquity। ओके, इट्स कंटेंट्स, उसके आसपास बहुत सारे, एंटिक्विटी यानी बहुत सारी चीज़ें जो वैल्यूएबल चीज़ें थी वो उसके आसपास पड़ी थी। जब उसने ये फाइंड आउट की, ये टॉम को फाइंड आउट की, तो उसके टॉम के आसपास यानी ये जो टट की बॉडी थी जो एक कॉफिन में थी, उसके आसपास बहुत सारी वैल्यूएबल थिंग्स पड़ी थी। वेयर सरप्राइजिंगली complete। Okay, they remain the richest loyal collection ever found and have become part of the pharaoh's legends। तो उसके आसपास इतनी सारी रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन था
कि एवर फाउंड, कि आज तक हमने कभी देखा नहीं होगा। ओके, वो डिस्प्ले कर रहा था कि रियल में जो फ़ेरो है वो लेजेंड था, कितना अमीर होगा, कि उसने मरने के बाद भी इतनी सारी चीज़ें अगर उसकी जो टॉम है उसके अंदर इतनी सारी रख दी है तो उसके पास रियल में कितनी होगी। यानी उस टाइम के जो किंग थे वो कितने रॉयल थे, ये हमें डिस्प्ले कर रहा है। स्टनिंग artifacts in gold, their eternal brilliance mean to guaranteed resurrection। resurrection का मीनिंग होता है रिटर्न लाइफ आफ्टर डेथ। तो उस टाइम के लोग ये बिलीव करते थे कि भाई इंसान जो मरता है उसके बाद भी उसका दूसरी लाइफ होती है, मरने के बाद भी एक लाइफ होती है, ये लोग बिलीव करते थे। इसकी वजह से तो ये लोग उनके डेथ के साथ, यानी इंसान जो कोई रॉयल इंसान जैसे कि उस टाइम के जो किंग मरते थे तो अपने साथ ये सारी चीज़ें वो रखने का उनका मेन एक ही मकसद था कि दे आर बिलीव कि भाई अगर डेथ के बाद अगर उसको दूसरी कोई लाइफ मिली तो उस टाइम पर ये सब चीज़ जो उनकी नेसेसरी चीज़ है वो ऑन द स्पॉट उसको मिल जाए, जिसकी वजह से ये सब चीज़ें उनकी बॉडी के साथ ही क्या करते थे, वो भी दफना देते थे। ओके, ये उनकी जैसे गारंटी रिसरेक्शन, यानी उसको मरने के बाद जो लाइफ मिले तो उसके लिए सब चीज़ रखी थी। कॉज्ड अ सेंसेशन एट द टाइम ऑफ द डिस्कवरी एंड स्टिल गेट द मोस्ट अटेंशन। तो जब उन्होंने ये देखा तो लोग एकदम सरप्राइज हो गए कि इतनी सारी वैल्यूएबल थिंग्स कि जो एक डेड बॉडी के पास पड़ी है। बट टट वॉज ऑल्सो ब्यूरिड विथ एवरीथिंग्स ही हैड वांट इन द आफ्टर लाइफ। ओके, तो टट के साथ दूसरी भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी कि जो आफ्टर लाइफ जो उसको रिक्वायरमेंट थी। रिक्वायरमेंट तो कुछ होती नहीं, आफ्टर लाइफ कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी दे आर बिलीव कि आफ्टर लाइफ उसको जो जो चीज़ें चाहिए वो सब चीज़, जैसे कि बोर्ड गेम्स, उसमें बोर्ड गेम्स थी। अब ब्रॉन्ज रेजर, ब्रॉन्ज का रेजर था। लाइनिन अंडरगारमेंट्स पड़े थे। कैसेस ऑफ फूड एंड वाइन, कैसेस एंड बॉक्सेस जिसमें फूड पड़ा था और वाइन, ये सब चीज़ उसकी टॉम के साथ ये उन लोगों ने अंदर रख दी थी। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो हमने पैराग्राफ है उसमें पढ़ा कि 1920 ने ये कार्टर जो फाइंड आउट करने में, ये टट की टॉम फाइंड आउट करने में उसने जो ट्राई करा था, जिसकी वजह से ये जो मम्मी थी उसकी हालत बहुत ही ख़राब हो गई थी। ये जाहिर हवाज ने कहा कि जो ये इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटी थी उसके वो सेक्रेटरी थे। उनके बाद ये हार्वर्ड कार्टर की बात की है। जो हार्वर्ड कार्टर थे वो ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे। उन्होंने 1922 को डिस्कवरी की टट की टॉम को, और उन्होंने देखा कि ये टॉम के आसपास बहुत सारी चीज़ें थी जो सब एंटिक्स थी, यानी वो सब गोल्ड से बनी हुई। इसकी ये सब चीज़ें देखकर पता चलता है कि उस टाइम के जो किंग थे, जो फ़ैरो थे, वो कितने रॉयल थे, वो कितने धनिक थे, कितने पैसे वाले थे। ओके, और वो बिलीव करते थे डेथ के बाद जो लाइफ है, यानी लाइफ आफ्टर डेथ, लाइफ आफ्टर डेथ उसके बारे में बिलीव करते थे। इसलिए ये जो किंग होते थे उनको जो जो चीज़ें अच्छी लगती थी या जिसके बिना उनको चल नहीं सकता, वो सब चीज़ें वो उनके साथ उनकी टॉम में क्या करते थे, रख देते थे। यहाँ पर भी ये जो तट की टॉम थी उसके आसपास बहुत सारी प्रीशियस गोल्ड की चीज़ें पड़ी थी, जिसमें यहाँ पर बोला है कि बोर्ड गेम सी, अ ब्रोंज रेजर था, उसके अंडरगारमेंट्स से, उसका खाने का फूड बॉक्स में भर कर रखा था, और वाइन। तो ये सब चीज़ें उसकी बॉडी के पास रखी हुई थी। आफ्टर मंथ ऑफ अ केयरफुली रिकॉर्डिंग द फेरोज फ्यूनरी ट्रेजर, आफ्टर मंथ्स यानी बहुत महीनों तक उसके आसपास ये जो ट्रेजर्स था वो सबको सब लोगों ने केयर किया और रिकॉर्डिंग किया। रिकॉर्डिंग यानी इंस्कॉट ये सब लिख कर रखा था कौन कौन सी चीज़ें पड़ी है। कार्टर बिगन इन्वेस्टिगेटिंग हिज 3 नेस्टेड कॉफिन, कार्टर ने उसका जो 3 नेस्टेड कॉफिन था उसको इन्वेस्टिगेट किया, क्योंकि ये जो कार्टर था ही इंटरेस्टेड इन टट बॉडी,
उसको आसपास में जो ट्रेजर पड़ा है उससे कोई लेना देना नहीं था। और रियल में ये जो इन्वेस्टिगेटर होते हैं उनको जो पैसे वैसे से कोई लगाव नहीं होता है, उनको अपनी स्टडी पर, उनके अपने रिसर्च पर ही ज़्यादा क्या होता है, कॉन्सेंट्रेट होता है। तो आसपास में क्या पड़ा है, कितना गोल्ड है, उसकी वैल्यू क्या है, उससे ये कार्टर कोई लेना देना था। उसने तो ये जो उसकी टॉम थी, टॉम के अंदर इसका जो कॉफिन था, वो कॉफिन वो 3 लेयर से बना था। तो उसको किस तरह से ओपन करे, उसका टारगेट वही था। उसने उसी पर ज़्यादा क्या इन्वेस्टिगेशन किया। ओपनिंग द फर्स्ट, उसने पहले क्या किया, फर्स्ट जो कवरिंग था उसको ओपन किया। ही फाउंड अ श्रोड एड ऑन, उसने देखा कि बहुत सारी डेकोरेशन करने वाली चीज़ें जैसे विथ गार्लैंड्स, यानी अलग अलग फ्लावर के गार्लैंड्स, हार पड़े थे। ऑफ अ विलो एंड ऑलिव लीव्स, वहाँ पर विलो और ऑलिव लीव्स पड़ी थी। वाइल्ड कैलेरी, कैलेरी इज द नेम ऑफ द प्लांट, वो भी था। लोटस पेटल्स, लोटस यानी हम कमल बोलते हैं, उसके पेटल्स यानी पंखड़ियाँ पड़ी थी। एंड कॉर्नफ्लावर मकई का लोट, ये सब वहाँ पर उसमें पड़ा था। द फेडेड एविडेंस ऑफ ब्यूरियल एंड मार्च ऑफ अप्रैल, उससे यानी जो चीज़ें पड़ी थी अंदर, उसको देखकर लग रहा था कि शायद ये जो कब्र बनाई गई है, यानी ये जो पिरामिड बनाया गया है और ये जो इंसान जो टॉट है उसको वहाँ पर जो लेटाया गया है, वो शायद मार्च या अप्रैल में मरा होगा। उससे ये पता चलता है। ओके, ये इनकी थिंकिंग है। क्योंकि ये लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो फ्लावर्स और वो सब चीज़ें वो कौन से सीज़न में इजीली अवेलेबल है, उसको देखकर उन्होंने ये अंदाज़ा लगाया। लेकिन 3300 ईयर पहले क्या एटमॉस्फेयर था, वी डोंट नो, हम जानते नहीं है। तो क्योंकि वहाँ से लेकर अभी तक का जो टाइम सोचो, उसमें बहुत सारे नेचुरल चेंजेस हो गई है। ओके, तो यानी नेचुरल चेंजेस की वजह से हमें कुछ पता नहीं है कि भाई ये कौन से टाइम पर उन्होंने ओनली फ्लावर्स देख भी ये फ्लावर इजीली अवेलेबल है, तो उस टाइम पर शायद ये मार्च और अप्रैल का मंथ होगा, ये अब उन्होंने अपने आप डिसाइड किया है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जनरली उस टाइम का एटमॉस्फेयर क्या था, अभी का एटमॉस्फेयर क्या है। और ये तो फ़ैरो थे जो इतने उसकी कब्र के से इतना सारा गोल्ड रख सकते हैं। तो अगर कोई इंसान कोई भी मंथ में मरे तो दूसरी भी चीज़ें अगर नहीं है तो कहीं से भी मंगवा कर भी अरेंज कर कर ये क्या कर सकते हैं, उसके अंदर रख सकते हैं। ओके, व्हेन ही फाइनली रीच्ड द मम्मी, ओके, यानी फर्स्ट जो कवरिंग था वो निकाला, अभी सेकंड कवरिंग था। जब वो फाइनली मम्मी तक पहुँचे, थ्रू ही रन इनटू ट्रबल, फिर भी उनको प्रॉब्लम था। द रिचुअल resins had hardened, cementing dirt to the bottom of his solid gold coffin। जो मैंने बोला कि फर्स्ट कॉफिन था, यानी फर्स्ट जो लेयर था दैट इज़ इजी। सेकंड लेयर में भी ऐसी चीज़ें थी, वो भी इजीली ओपन हो गई। लेकिन जो थर्ड यानी लास्ट जो लेयर था वो बहुत ही हार्ड था उसको ओपन करना, क्योंकि वो एक सॉलिड गोल्ड से बना हुआ था। ओके, और वो लास्ट में बॉटम में पड़ा था, जो तट की बॉडी को एकदम टच करके गोल्ड का एक पूरा लेयर, और वो भी नॉर्मल नहीं, बहुत ही थिक एक लेयर उसकी बॉडी को क्या होगा, टच करके लगाया हुआ था। नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोर्स कुड मूव देम, कितना भी फोर्स लगाओ, कोई भी अमाउंट में फोर्स लगाओ, लेकिन उससे कोई भी उसमें मूवमेंट नहीं होता था। यानी ये जो लास्ट लेयर था उस पर कितना भी फोर्स लगाओ, उसको दूर करने का ट्राई करो, लेकिन वो ज़रा भी मूव नहीं कर रहा था। यानी इतना सॉलिड उसकी बॉडी के टच करके ये पूरा लेयर उन्होंने बनाया था। यानी इंसान की जिस तरह से बॉडी है, वो बॉडी को एकदम टच करके वो पूरा गोल्ड प्लेटेड यानी गोल्ड से बना हुआ, उन्होंने सॉलिड गोल्ड का यूज़ करके वो कॉफिन बनाया था। कार्टर रोट लेटर व्हाट वाज टू बी डन, कार्टर ने बाद में सोचा, लिखा कि व्हाट वाज टू बी डन, अभी क्या करेंगे। क्योंकि चलो फर्स्ट लेयर निकाल दिया इजीली, सेकंड लेयर भी निकल गया, लेकिन जो थर्ड लेयर था वो उसकी बॉडी को एकदम टचिंग होकर बहुत ही सॉलिड गोल्ड से बना हुआ कॉफिन था ये। अभी क्या करेंगे। द सन कैन बीट डाउन लाइक अ हैमर दिस फार साउथर्न
साउथ इन इजिप्ट, तो उसने सोचा कि शायद सन उसको हैमर कर सकता है, यानी सनलाइट में रखने से शायद ये जो गोल्ड है वो थोड़ा लूज़ होवे, और फिर उसको क्या करेंगे, हम उसकी बॉडी को इसमें से बाहर निकालें। एंड कार्टर ट्राई टू यूज़ इट टू लूज़ द रीजन, और कार्टर ने ट्राई किया कि उसकी बॉडी को उसमें से लूज़ करिए, यानी जो ये सॉलिड गोल्ड से कवरिंग था उसमें से ये जो टट की बॉडी थी उसको लूज़ करने का उसने ट्राई किया। फॉर सेवरल आवर्स, कुछ घंटे तक, यानी उसको जैसे धूप में रखा, सनलाइट में रखा, कि जिसकी वजह से उसकी जो बॉडी है वो थोड़ी लूज़ होए, और लूज़ होगी तो उसमें से हम इजीली क्या कर सके, उसको बाहर निकाल सके। नेक्स्ट, ही सेट द मम्मी आउटसाइड इन ब्लेजिंग सनशाइन दैट हीटेड इट टू 149 डिग्रीज फ़ारेनहीट। क्या आप जानते हो कि ये जो इजिप्ट थे वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हीट है, तो और वो भी ये जो मंथ था उसमें बहुत ही ज़्यादा हीट थी, तो उसने ये जो तट का जो लास्ट लेयर था जो सॉलिड गोल्ड से बना हुआ था उसको 149 डिग्री फ़ारेनहीट में सनलाइट में रखा। नथिंग बर्ड्स का मीनिंग होता है नो मूवमेंट, लेकिन उसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। ये जो उसको इतने टेम्परेचर 149 डिग्री फ़ारेनहीट में रखने के बाद भी उसमें कोई चेंजेस नहीं, यानी वो जो गोल्ड सॉलिड था वो ज़रा भी मूव नहीं हो रहा था। ही रिपोर्टेड विथ साइंटिफिक डिटैचमेंट दैट द consolidated material had to be chiseled away from beneath the limbs and the trunk before it was possible to raise the king's remains। तो फिर उसने रिपोर्ट किया कि भाई ये जो बॉडी है वो सॉलिड गोल्ड में से बाहर नहीं निकल रही है, तो हमें चीज़ल का यूज़ करके, दैट मीन्स छीनी और हथौड़ी लेकर हमें उसको काटना पड़ेगा, और ये काटने के बाद ही हम ये जो तट की बॉडी है उसको हम उसके जो लिम्ब सहित ओके उसको धीरे धीरे क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। ओके, यानी इन शॉर्ट ये जो लास्ट लेयर था जो सॉलिड गोल्ड से बना था वो इतना हार्ड था कि उसको 149 फ़ारेनहीट डिग्री में रखने के बाद भी उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा था। उसके बाद उसने रिपोर्ट किया, उसने लिखकर बताया कि भाई ये जो तट की बॉडी हमें निकालनी है, जो लास्ट लेयर है बहुत ही हार्ड है, वो कुछ भी करने हीट करने से भी उसमें कोई मूवमेंट नहीं है, तो हमें लास्ट में उसको चेजल अवे यानी उसको क्या करना है, काट कर के छीनी और हथौड़ी लेकर जिसे काटना पड़ेगा, और काटने के बाद ही उसको हम क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। इन हिज डिफेंस कार्टर रियली हैड लिटल चॉइस। इन हिज डिफेंस, अपने बचाव के लिए कार्टर ने एक चॉइस की। इफ़ ही हैडंट कट द मम्मी फ्री, थीव्स मोस्ट सर्टेनली वुड हैव circumvented the guards and ripped it apart to remove the gold। तो उसने दूसरे अपने बचाव में दूसरे ये भी सोचा कि अगर उसने ये बॉडी को इसमें से बाहर नहीं निकाला तो जो थीव्स है वो शायद इसकी बॉडी को भी ले जाएंगे, क्योंकि आज जो चीज़ वो इतना हार्ड वर्क कर रहा है फिर भी निकल नहीं रही है, तो जो थीफ हो गए वो क्या सोचेंगे, भाई चलो ये नहीं निकला तो पूरा उठा लो, यानी जो तट की बॉडी थी वो बॉडी को भी क्या करेंगे, अपने साथ में ले जाएंगे। अब ऐसा क्यों बोल रहा है, क्योंकि जब उसने फाइंड आउट किया था 1922 में और अभी हुआ था 2005, तब तक बहुत सारी जो चीज़ें उसके आसपास गोल्ड की पड़ी थी उसमें से बहुत सारी चीज़ें मिसिंग थी। इतनी स्ट्रिक्ट वहाँ पर सिक्योरिटी होती है, सब लोग ध्यान रखते हैं, फिर भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर क्या थी, मिसिंग थी, तो जिससे उसको पता चला यहाँ पर क्या हो रही है, चोरी हो रही है। तो उसने सोचा कि अगर मैंने ये जो तट की बॉडी है उसको, ये जो लास्ट लेयर था वो एक सॉलिड गोल्ड से बना था, अगर उसमें से इसकी बॉडी को बाहर नहीं निकाला तो शायद ये जो थीव्स है वो उसकी बॉडी के साथ ये क्या करेंगे, उसको ले जाएंगे। द गार्ड्स एंड द रिपेड इट अपार्ट टू रिमूव द गोल्ड, और उस तरह से उन्होंने इसको बाहर निकालने का सोचा। इन टट्स टाइम द रॉयल्स वेयर फेबुलसली वेल्दी। जो तट का टाइम था उस टाइम पर जो
रॉयल्स थे, रॉयल्स यानी है उस टाइम के जो किंग थे वो रियल में बहुत ही वेल्थी थे, कि बहुत ही वेल्थी थे। वो तो हमको इससे पता चल ही जाता है कि उसकी बॉडी पूरे गोल्ड से प्लेटेड थी, यानी उस पर एक सॉलिड गोल्ड लगा दिया था। उसके बाद बहुत सारी ट्रेजरी उसके आसपास रख दी थी। ओके, एंड दे थॉट और होप्ड दे कुड टेक देयर रिचेस विथ देम, और वो लोग ये सोचते थे कि वो अपने रिचेस यानी अपनी जो प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, ये जो गोल्ड है, वो सब अपने साथ ले जाएंगे। कि वो उस टाइम पर के जो रॉयल थे वो बहुत ही रिच थे, और वे सोचते थे कि अपनी जो रिचेस है वो अपने साथ क्या करेंगे, ले जाएंगे। ऐसा उनका थिंकिंग था। जनरली आज तक कोई भी इंसान ये अर्थ पर जो कमाया वो कहीं पर भी ले जा सकता नहीं है, ये रियल में ट्रू थिंग्स है। लेकिन वो लोग की ऐसी बिलीव थी कि भाई जो हमने कमाया है वो हमारे साथ ही आने वाला है, इसीलिए वो सब उनकी कब्र के साथ अंदर क्या करते थे, दफना देते थे। फॉर हिज जर्नी टू द ग्रेट बियॉन्ड किंग टट वॉज लेविस विथ ग्लिटरिंग गुड्स। तो इसकी वजह से ये जो किंग टट थे उसके पास जितनी भी मोस्ट ऑफ ये जो रिचेस थी, उसकी जो संपत्ति थी, प्रॉपर्टीज़ थी बहुत सारी, तो उसके बॉडी के साथ बहुत सारी चीज़ें जो ग्लिटरिंग ग्लिटरिंग चमक वाली चीज़ें, चमक यानी सब गोल्ड से बनी हुई चीज़ें उसके साथ रखी, जैसे प्रीशियस कॉलर्स, इनलेड नेकलेस एंड ब्रेसलेट्स, यानी सब गोल्ड से बनी हुई चीज़ें कि जो टट उसका यूज़ करते थे वो सब चीज़ें उसके साथ रखी थी। उसके बाद रिंग्स, एम्यूलेट्स है, सेरेमोनियल एप्रोन है, सैंडल्स है, सेथल्स फॉर हिज फिंगर्स एंड टॉयस। सेथल्स का मीनिंग होता है उंगली और टॉय में, यानी पैर की उंगलियों में पहनने वाली चीज़ें। ठीक है, जैसे फिंगर्स होती है, फिंगर्स में क्या पहनते हैं, रिंग्स होती है। और ऐसे ही रिंग टाइप आपने देखा होगा कि बहुत सारी जो लेडीज़ है वो पैर में भी जो उंगलियां है उसमें क्या करते, पहनते। तो ये सब चीज़ भी उसने अंदर रखी थी। एंड द नाउ आइकॉनिक इनर कॉफिन एंड मास्क। ओके, आइकॉनिक इनर कॉफिन, और उसके बाद उसका मास्क, यानी ये जो किंग थे वो पहले के टाइम पर क्या करते थे, मास्क पहनने थे अलग अलग टाइप के, तो वो मास्क भी रखे थे। ऑल ऑफ प्योर गोल्ड, ये सब चीज़ गोल्ड से बनी हुई, प्योर गोल्ड। ओके, ये सब चीज़ें जो रखी थी वो प्योर गोल्ड से बनी थी, और वो गोल्ड वाली चीज़ें सब उसकी टॉम्ब के साथ रख दी थी। ठीक है, टू सेपरेट टट फ्रॉम हिज एडोरमेंट्स, उसके डेकोरेशन के लिए जो चीज़ें रखी थी उससे उसको सेपरेट करने के लिए कार्टन्स मैन रिमूव द मम्मीज हेड एंड सेवरल नियरली एवरी मेजर जॉइंट्स। तो ये जो सॉलिड गोल्ड से वो कवर था, लास्ट जो लेयर था उसमें से निकालने के लिए जो कार्टर उसके जो मैन थे उसको मम्मी को पूरा अलग अलग मेजर जॉइंट से अलग करना पड़ा। जैसे उसके पैर अलग कर दिए, उसके हाथ अलग कर दिए, उसका जो सिर था वो अलग कर दिया। वो सब अलग करने के बाद उसको क्या किया, कट किया। जैसे हाथ अलग हो गया तो अभी हाथ अलग हो गया, उसके बाद उसको क्या किया, जहाँ से मिला वहाँ से कट करके पूरे हाथ को बाहर निकाला। इस तरह से दूसरे हाथ को, पैर को, उसका जो सर था, यानी इस तरह से पहले जो उसको एक पूरा एक सॉलिड था, पूरी बॉडी, उसको अलग अलग पीसेस कर दिया, हाथ अलग कर दिए, पैर अलग कर दिए, गला अलग कर दिया। ये करने के बाद उसको क्या किया, मेजर जॉइंट निकालने के बाद उसकी बॉडी को बाहर निकल गया। वंस दे हैड फिनिश्ड, जब उसने काम कंप्लीट किया, दे रिसेंबल द रिमेन्स ऑफ द लेयर ऑफ सैंड इन वुडन बॉक्स विद द पैडिंग दैट कंसील द डैमेज द बेड वेयर टट नाउ रेस्टेड। उसके बाद ये सब अलग करने के बाद उन्होंने क्या किया, बॉडी को वो सॉलिड गोल्ड में से बाहर निकाला, और ये हाथ और पैर और जो सिर था और ये जो बीच का पार्ट है टोर्सो, वो सब चीज़ें उन्होंने एक वुडन जो एक पार्ट थी यानी एक लकड़ा था उसके ऊपर मिट्टी डालकर उसके ऊपर ये बॉडी को असेंबल किया। जहाँ पर सर आता है वहाँ पर सर, जहाँ पैर आते हैं पैर, वहाँ जहाँ हाथ आते हैं हाथ, इस तरह से रखकर उसको जैसे पहले ये क्या किया, असेंबल कर दिया। और ये असेंबल करने के बाद ही उसकी बॉडी को ये स्कैनिंग जो सीटी स्कैन मशीन था उसमें रखा गया। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको यहाँ तक ये पता चला होगा। ओके,
आपको इसके साथ एक PDF फाइल दी जाएगी जिसमें आपका होमवर्क रहेगा, वो होमवर्क आपको करना है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली।